गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम फिर चर्चा करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो हमारी पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय की। हम चर्चा कर रहे थे सीयूईटी सिलेबस की, पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान में आपको तो 200 अंक अर्जित करने हैं, वो कैसे आप प्राप्त करोगे? अब हम चर्चा करते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक रहना है और हमारा आज का क्या सिलेबस है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी, 3 प्रकार की चुनौतियां हमने जानी। उसमें से पहली जो चुनौती थी उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। पहली जो चुनौती थी एकता और अखंडता की चुनौती, यानी देश को एकता के सूत्र में बांधने की जो चुनौती थी, उसको हमने पहले पार्ट में, पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से जाना। आपने देखा कि जो पार्टीशन की समस्या थी, जो विभाजन की समस्या थी, राज्यों का जो पुनर्गठन है, राज्यों का जो गठन है, या अन्य प्रकार की जो समस्याएं थी, उनको हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। 2 नंबर की जो चुनौती थी वो थी आपकी डेमोक्रेसी को स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना। उस चुनौती को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है? लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की क्या करना? स्थापना करना। अब देखो, सीयूईटी जो एग्जाम है उसमें आपके बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, आपके एमसीक्यू सवाल आते हैं, आपको विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। इसलिए मेरा प्रयास ऐसा ही है कि जितने भी कंसेप्ट है आपके, वो आपके जितने कंसेप्ट आप याद कर पाओगे, समझ पाओगे, उतने बेहतर आप सवालों को हल कर पाओगे। तो आप लगातार इन चीज़ों को नोट्स के रूप में बनाते रहिए, समझते रहिए। चलो हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लोकतंत्र को स्थापित करने की जो चुनौती है, यानी चैलेंज क्या आ रहा है? बिल्डिंग डेमोक्रेसी। क्योंकि हमारा जो देश था ऐसी परिस्थिति में आजाद हुआ, हमारे पास एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो अशिक्षित थी, देश बहुत बड़ा था, देश में विविधता भरी हुई थी, कहीं संस्कृति थी, कहीं भाषा थी, या कहीं पर कह सकते हैं कि खान पान के आधार पर या धर्म के आधार पर जो हिंदू मुस्लिम आबादी थी। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां थी, और ऐसी दशा में हमारे लिए लोकतंत्र की स्थापना करना एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का। तो जनता के लिए शासन है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करती है या खुद करती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र को स्थापित करने की जो चुनौती है, उसमें क्या क्या बातें हमारे लिए बाधा बन के आ रही थी, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, देखो आप। मतभेद और संघर्ष, कठिन परिस्थितियां, इसके अलावा न्यू फ्रीडम, इसका मतलब है नव स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद, ये भी क्या था? वहां पर अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं थी। या फिर हो सकता है कि हम जब आजाद हुए तो हमने जो पहली प्राथमिकता दी वो किसको दी? राष्ट्रीय एकता को हमने क्या दी? प्राथमिकता दी। प्यारे बच्चों, आप यहां से ऐसे समझो कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के साथ ही हमारे सामने ये बात आई कि हम लोकतंत्र को कैसे स्थापित करें। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मतभेद और संघर्ष थे। संघर्ष कैसे थे? क्योंकि देश का क्या हो गया था? पार्टीशन हो गया था, विभाजन हो गया था। धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में विभिन्न प्रकार के मतभेद और संघर्ष हमारे देश में देखने को मिले, चाहे राज्यों के निर्माण को लेकर हो, चाहे भाषा को लेकर हो। उसके बाद में 2 नंबर की चीज है आपके डिफिकल्ट जो सिचुएशंस है। पार्टीशन के बाद आप देखो कि देश एक तरह से बिखर गया, और हमारे जो बड़े नेता थे उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम किस प्रकार से देश को एक लोकतांत्रिक देश का रूप दे। 3 नंबर बात देखो आप, वो उस समय का जो दौर था, क्योंकि आप बात करते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, 1939 से 1945 का जो समय था, उस समय जैसे ही आपका द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो आजाद हुए। यानी यूरोप की शक्तियों का उन देशों पे क्या था? चाहे अफ्रीका के देश हो, चाहे एशिया के देश हो, वहां पर यूरोप के देशों का क्या था? शासन था। जैसे ही उपनिवेशवाद से वो देश आजाद हुए, तो उन देशों के सामने एक नई समस्या क्या थी कि उन सभी देशों में जो शासन व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी? अलोकतांत्रिक थी।
तो हम समझ पा रहे थे कि भाई कहीं पर लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ कौन से देशों में था? यूरोप के जो वो देश हो सकते हैं जो या तो विकसित है या फिर क्या है, अमीर देश है, यानी इस प्रकार के देशों के पास में लोकतंत्र था। तो हमारे सामने एक समस्या थी कि भाई पूरे संसार भर में कहीं पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं नहीं है, तो फिर हम कैसे स्थापित करेंगे, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था। चौथी बात है आपकी राष्ट्रीय एकता की प्राथमिकता। अब देखो हमारे सारे के सारे जो बड़े नेता थे, चाहे महात्मा गांधी रहे हो या फिर जवाहरलाल नेहरू रहे हो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने उस संविधान सभा के जो अधिवेशन हुआ था आपका, विशेष तो संबोधन हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, उसमें साफ साफ कहा था कि हमारे देश का जो भाग्य है हम खुद लिखेंगे। ट्विस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वधु से चीट प्रतिशत भेंट, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो समझ पा रहे हो कि राष्ट्रीय एकता जो है ये हमारी प्राथमिकता है, ये प्रायोरिटी है। तो हम समझ पा रहे हैं आपके सामने इस प्रकार का सवाल आएगा कि बताओ कि हमारे देश का जो लोकतंत्र था उसको हम स्थापित कर रहे थे, तो हमारे सामने क्या क्या समस्या आ रही थी? तो आप कहते सर हमारे देश में कठिन परिस्थितियां थी, मतभेद विभिन्न प्रकार के थे, या जो नए देश आजाद हुए थे विश्व युद्ध के बाद में वहां पर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं थी, तो फिर हम कैसे लोकतंत्र को स्थापित करें? या हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता जो है उसको प्राथमिकता देने के लिए हमने सबसे ऊपर उसको रखा। तो ये आपके 4 बिंदु हो गए। आगे देखो आप, डिफिकल्ट पार्ट, कठिन रास्ता, यानी लोग, अब देखो हमने, भारत ने क्या किया, ये रास्ता बड़ा कठिन था लोकतंत्र को स्थापित करने का, फिर भी हमने कौन से रास्ते को चयन किया? कठिन रास्ते को। डिफिकल्ट पाथ क्या है? तो आपके सामने लिखा हुआ है लोकतंत्र। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र को स्थापित करना ये अपने आप में एक कठिन बात है। और आपको पता है कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद में संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसकी तारीख यहाँ पे दी हुई है। तो पहला सवाल तो आपका यहीं से बनता है, बड़ा शानदार यहाँ पे सवाल बन रहा है कि संविधान सभा की जो प्रथम मीटिंग है या फर्स्ट मीटिंग है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है ताकि आप कंसेप्ट को समझ सके। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उस बैठक के बाद में हमारी संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य जुड़े और उन्होंने संविधान का निर्माण का काम किया। आगे तारीख दी हुई है 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन जो हमारा संविधान था अंगीकृत हो गया, यानी हमने उसको क्या कर लिया? अडोप्टेड कर लिया। सीधा सा सवाल यहाँ से भी आ रहा है कि हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित कब किया? तो तारीख आपको दी है 26 नवंबर। इसका मतलब क्या है कि ये जो शब्द है, ये जो अंगीकृत है या आत्मार्पित है, या हम क्या कह सकते हैं कि हमने संविधान को क्या किया? हमारे अधिनियमित किया। तो आपका आ जाएगा 26 नवंबर। ये चीजें कहाँ दी हुई है? ये आपके संविधान की प्रस्तावना में दी हुई है। अब देखो प्रस्तावना जो है, जिसको आप उद्देशिका भी कहते हो, इस उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? यानी हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें भी इस शब्द का उल्लेख किया गया है कि हमने संविधान को क्या कर लिया? अंगीकृत कर लिया। तारीख आपकी है 26 नवंबर 1949। उसके बाद देखो 24 जनवरी 1950, यानी संविधान सभा में कौन सी बैठक हुई? अंतिम बैठक हुई। तो दो सवाल बहुत बढ़िया यहाँ से बन रहे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान को बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब देखो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। एक तारीख और है 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ, यानी इफेक्ट ऑन आप कह सकते हो, यानी संविधान को हमने क्या कर लिया? हाँ, संविधान लागू हो गया। तो 4 आपके यहाँ से सवाल बन रहे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950।
संविधान जो था अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। और जो संविधान है उसकी अंतिम बैठक हमने देख ली 24 जनवरी और लागू आपने देख लिया 26 जनवरी 1950। अंगीकृत, अंतिम बैठक, लागू होना और प्रथम मीटिंग होना, ये सारे पॉइंट आपने देख लिए। यानी 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। इन सारी चीजों को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी की सारी जो तारीखें हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हमने कठिन रास्ता चुना है। संविधान सभा के तहत हमने क्या देखा कि यहाँ पर संविधान सभा के तहत संविधान को बनाया जा रहा है, प्रथम बैठक हुई है, अंतिम बैठक हुई है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो। इस तरह से हमारे देश ने किस बात को चुना लोकतंत्र स्थापित करने के लिए? हमारे देश ने जो तरीका अपनाया वो था आपका लोकतांत्रिक तरीका, संवैधानिक तरीका। अब आगे हम बात करते हैं। और अब देखो, चुनाव होने चाहिए, यानी जो हमारे प्रतिनिधि है, जो सरकार है, उसमें चुने हुए प्रतिनिधि आने चाहिए। इसलिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ी? हमारे को आवश्यकता पड़ी किसकी? निर्वाचन आयोग की। हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन जो कमीशन है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय या भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपके अनुच्छेद 324 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 324 ये कहता है कि भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। 25 जनवरी 1950, 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आप तारीख देख पा रहे हो, 25 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और आपके प्रथम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम सीधा पूछता है सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऐसा आ सकता है, हिंदी बेस्ड जो विद्यार्थी है हिंदी मीडियम के लिए, उनके लिए ऐसा मिल सकता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको जवाब क्या देना है? सुकुमार सेन थे। उस समय जो हमारा निर्वाचन आयोग था एक सदस्य वाला था। उसके बाद हम बात करते हैं 25 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। आगे हम देख पा रहे हैं कि ये तो निर्वाचन आयोग हो गया, क्योंकि हमारे को क्या करना है? लोकतंत्र को स्थापित करना है, संविधान को क्या करना है? लागू करना है, संविधान का निर्माण करना है। ये सारी बातें हम कर रहे थे। अब देखो आगे बात आ रही है चुनाव। चुनाव क्या है? मुश्किल काम है। अब देखो भारत के लिए चुनाव मुश्किल काम क्यों है? अगर इस बिंदु को हम जाने तो हमारे सामने एक बात आती है, क्योंकि उस समय भारत की जो अधिकतर आबादी थी वो कैसी थी बेटा? वो आपकी आबादी थी अशिक्षित थी। कैसी थी? अशिक्षित आबादी थी। इसके अलावा गरीब और जो अविकसित देश है, ऐसे देश में किसको स्थापित करना? लोकतंत्र को स्थापित करना एक बड़ी बात है। लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता। अब देखो बेटा, मैं ये चाह रहा हूं कि आपके CUET में जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस सवाल आ रहे हैं, तो आप उनको बेहतर तरीके से हल करो। इसलिए इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको मैंने एकदम स्लाइड के रूप में आपके सामने रखा है। हाँ, जब हमारा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। आपके सामने मल्टीपल चॉइस जो सवाल है उनकी हम एक श्रृंखला लेके आएंगे और हम प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान को अगर आप एज ए डोमेन सब्जेक्ट लेते हो तो आपको जो 50 में से 40 सवाल करने होते हैं, 200 अंक का जो ये पेपर होता है, सारे के सारे आपके सवाल सही हो। हम प्रयास कर रहे हैं एक सही दिशा और एक सही दशा में। अब हम देख पा रहे हैं कि चुनाव एक मुश्किल काम है, क्योंकि भारत की जो अधिकतर आबादी है वो कैसी है? या तो अशिक्षित है या फिर क्या है? गरीब और अविकसित देश में किसी को भी भरोसा नहीं था। संसार भर में हर जगह यही बात चल रही थी कि भारत विविधता वाला देश है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जैसी आबादी रह रही है, देश का पार्टीशन पहले ही हुआ है। लोगों को बड़ा संदेह था कि ऐसे देश में लोकतंत्र को स्थापित कदापि नहीं किया जा सकता। ये चीज क्या है? इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या देखा कि हमने निर्वाचन आयोग का गठन किया है 25 जनवरी 1950। आपको पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन से साल में किया गया? 1950। देखो बेहतरीन तारीखें हैं कि 1950 में किसका गठन किया गया? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 25 जनवरी 1950
50। आओ हम आगे चर्चा करते हैं, आगे वाला टॉपिक क्या कह रहा है आपका। भारतीय संविधान के तहत कार्य, यानी अब देखो हमने क्या किया, हमने अपनाया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 326, यानी आर्टिकल 326 भारतीय संविधान का ये कहता है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्या देखा, यानी भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है वयस्क मताधिकार को क्या देना, उसको एक अधिकार के रूप में देना। यानी जो भी व्यक्ति वयस्क हो गया है, जो वोट देने की उम्र थी वो उस समय 21 साल थी, तो जो 21 साल का है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। सबसे बड़ी बात जो हमने समझी वो क्या देखी थी कि यहाँ पर महिलाओं को वोट देने के अधिकार मिले थे। क्या देखे थे, अब देखो संसार भर में उसमें बहुत सारे ऐसे विकसित देश थे यूरोप के, वहां पर भी महिलाओं को वोट देने के अधिकार नहीं थे। और भारतीय संविधान क्या कह रहा है कि महिलाओं को भी क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो ये तो एक प्रकार से सफल नहीं होने वाली बात दिख रही थी, क्योंकि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार यहाँ पे मिल रहा था। और उस समय अधिकतर जो आबादी थी वो क्या थी, अशिक्षित थी। देश कैसी अवस्था में था, देश अविकसित था, कह सकते हैं विकासशील देश था। यानी हमारी जो अधिकतर आबादी क्या थी, गरीबी के साथ में, विकास के पैमाने के साथ में नहीं जी पा रही थी। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, महिलाओं को क्या देना, मतदान का अधिकार देना, महिलाओं को मतदान का क्या देना, ये हमने तरीका अपनाया। उसके बाद बात करते हैं प्रथम आम चुनाव के बारे में। देखो हम देख पा रहे हैं कि इतने बड़े देश में कैसे लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा, विविधता वाला देश है। तो आम चुनाव के बारे में दो तीन राय है। आपके जो सवाल बन रहे हैं, एक तो एक इंडियन एडिटर है, एक भारतीय संपादक है, उसने क्या बताया, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। बहुत अच्छा सवाल यहाँ से भी बन रहा है कि प्रथम आम चुनाव की जो तारीख थी वो कौन सी थी, 1952। उससे पहले जो सरकार हमारी चल रही थी वो कैबिनेट मिशन योजना के बाद जो संविधान सभा बनी थी, तो उसके तहत अंतरिम सरकार चल रही थी या अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। उसके बाद हम सरकार का चयन करेंगे, हम चुनाव कराएंगे। प्रथम जो आम चुनाव होगा आपका 1952 में होगा। उसको एक इंडियन एडिटर ने क्या संज्ञा दी, द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। यानी विश्व की अगर हम बात करें तो आज तक का जो इतिहास है इसमें सबसे बड़ा जुआ, यानी इसको जुआ बता दिया था, बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बताया, किसने बताया है, इंडियन एडिटर ने। तो यहाँ से एक सवाल बन रहा है कि भारत में हम लोकतंत्र को स्थापित कर रहे थे, तो किसने ऐसा कहा कि एक प्रकार से एक इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। तो हमारे को याद रखना है इंडियन एडिटर। उसके बाद देखो एक पत्रिका है, थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने क्या लिखा कि जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, वुड लाइक टू कन्फेस द फेलियर ऑफ ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी जवाहरलाल नेहरू भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री है वो क्या देख लेंगे, जीते जी इस बात को देख लेंगे कि जो हमने वयस्क मताधिकार का जो प्रयोग किया है वो क्या रहा, पूरी तरह से असफल रहा। यानी वयस्क मताधिकार की असफलता को जीते जागते कौन देख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू देख लेंगे। ये बात किसने बोली है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजर पत्रिका। कौन सी पत्रिका है, ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने क्या लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, जीते जी इस बात को देख लेंगे कि हमने जो ये प्रयोग किया है कौन सा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये पूरी तरह से क्या रह गया है, क्या रह गया है, असफल रह गया है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, और यहाँ से आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या हम कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने संविधान निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने व्यक्ति पूजा को क्या बताया, एक देश के लिए खतरा बताया। तो यहाँ से भी कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि बताओ जो हीरो वर्शिप है, कौन सी, जो हीरो वर्शिप है, जो व्यक्ति पूजा है, उसको देश के लिए या लोकतंत्र के लिए पतन और तानाशाह का प्रतीक किसने बताया, पतन और तानाशाह। यानी जो व्यक्ति पूजा होती है, एक किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा हम उसके पीछे
चलते हैं, उसकी बातों के पीछे चलते हैं, उसकी धारणाओं और उसके सिद्धांतों को अपनाते हैं, यानी एक ही व्यक्ति को पूजा करने की जो प्रवृत्ति है वो भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय राजनीति में देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की चीज अपने को पतन की ओर लेके जाती है। 25 नवंबर 1949 को ये बात किसने बोली थी? भीमराव अम्बेडकर ने बोली थी। तो यहाँ से भी कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं, तो आपको याद रखना जरूरी है प्रथम आम चुनाव के बारे में। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था है ना कि इस प्रकार की बातें सफल हो। विश्व इतिहास से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को प्रारंभ करवाना, हमारे को लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो चुनाव आयोग ने चुनाव को क्या करवाए? प्रारंभ करवाए। चुनाव प्रारंभ होने के लिए हमने शुरुआत में दो बातें देखी। कौन कौन सी बातें देखी? चुनाव करवाने के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना था? मतदाता सूचियां तैयार करना था। इसके अलावा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना था, इलेक्टोरल रोल्स और ड्राइंग द बाउंड्रीज, यानी इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने, मतदाता सूचियों को तैयार करना, यानी कितने हमारे कौन है मतदाता है। इसके अलावा जो चुनाव क्षेत्र थे उनका सीमांकन नहीं था। जैसे वर्तमान में मान लो राजस्थान से 200 विधानसभा की सीट है। कितनी सीट है? 200 विधानसभा की सीट है। 25 आपकी लोकसभा की सीट है। तो इन सीटों के लिए आपको एक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है, तो आपको निर्वाचन क्षेत्र की क्या करना? सीमा को तय करना। ये हमारे चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी समस्या थी। अब देखो, मतदाता सूचियां जब तैयार की गई तो हमने क्या देखा? चुनाव आयोग ने जब ये काम करवाया, अपने अधिकारियों को जब फील्ड में भेजा, तो लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस समय भारतीय संस्कृति क्या कह रही थी कि पुरुष अपनी वाइफ का नाम नहीं लेता था। तो अल्लाह की बेटी, फलां की बहू या फलाने की पत्नी, इस प्रकार की बातें जब हुई तो हमने क्या देखा? जब वापस से उन सूचियों को देखा गया तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि आप दोबारा से इसका क्या करो? पुनरावलोकन करो, दोबारा से सूचियां तैयार करो। क्योंकि महिलाओं के नाम स्पष्ट रूप से लिखे हुए नहीं थे, उनका नाम नहीं बताया गया था। 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं थे। इसके अलावा अपने को 489 MP के चुनाव करवाने थे और उसमें विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे। 3200 MLA के चुनाव करवाने थे। लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, उनमें से 15% साक्षर थे। ये सारे के सारे तथ्य आपको याद रखने योग्य हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव प्रारंभ हुआ उसमें हमने क्या क्या बातें देखी। तो मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, साथ में जो क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, उनका क्या करना? सीमांकन करना, 489 MP के चुनाव कराना, 3200 MLA के चुनाव करवाना, और साथ में 17 करोड़ तो मतदाता है, उनमें 15% जो लोग हैं वही साक्षर है। ये भी एक बड़ी चुनौती थी। और ये सारा काम करने के लिए हमने लगभग 3 लाख कर्मचारी को या 3 लाख कर्मचारियों को हमने क्या दिया? ट्रेनिंग दिया, उनको प्रशिक्षित किया और उनको फील्ड में भेजा। 6 महीने के लगभग क्या लगे? चुनाव में टाइम लगा, समय लगा। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव संपन्न हुए। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अक्टूबर 1951 से चुनाव शुरू हो रहे हैं, फरवरी 1952 तक चुनाव हो रहे, तो फिर उनको 1952 का चुनाव क्यों कहा जाता है? तो आपके सामने आपको मैं ये बता देता हूं कि लगभग जो चुनाव हुए थे 1952 में ही संपन्न हुए थे। इसलिए प्रथम आम चुनाव की जो तारीख हो जाएगी आपकी, यानी प्रथम जो आम चुनाव है उसको आप कैसे याद रखोगे? हाँ, उसको आप याद रखोगे 1952। हारने वालों ने भी चुनाव को निष्पक्ष बताया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारा लोकतंत्र जो था, आज आप देखते हो कि अगर कोई पार्टी हार जाती है तो वो क्या करती है? ब्लेम लगाती है, दोष लगाती है कि उसने पैसे खिला दिए, उसने ऐसे कर दिए, उसका जो तरीका था वोटिंग का ठीक नहीं था, या मतगणना ठीक से नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि हारने वाले, जब मतगणना हुई, मतगणना के बाद में जब परिणाम आया, परिणाम के बाद में जो पार्टीज हार गई, जो लोग हार गए, उन्होंने इस चुनाव को क्या बताया? निष्पक्ष बताया। बहुत बड़ी बात है कि जो चुनाव हुए हैं उनमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं हुई है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। इसके अलावा 2 बार चुनाव को क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। और एक बात और है, एक सीट पर 4 उम्मीदवार थे उस समय, यानी जो चुनाव हो रहे थे एक सीट पर लगभग 4 उम्मीदवार थे। आपको याद रखने वाली बातें कौन सी है कि चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव प्रारंभ किए गए तो कितनी सीटों पे चुनाव होने थे? लोकसभा के 489 सीट पे 3200 MLA चुनाव होने थे। उस समय जो साक्षरता थी, पढ़े हुए लोग थे, वो कितने थे? 15% थे। समय कितना लगा? 6 महीने। 2-3 सवाल यहाँ से बन रहे हैं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। 489 वाला है, 3200 वाला है,
इसके अलावा ये जो तारीख है 1952 वाला साल है। और ये दो बातें, मतदाता सूचियों को तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, इन बातों को वहां पे अच्छे से समझे। चाहो तो आप यहां से भी क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट से आप और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। चुनाव आपके क्या हो गए, सफल हो गए। अब देखो चुनाव आपके एकदम से सफल हुए, यानी चुनाव सफल होने के बाद में पहले हर कोई शक कर रहा था, विदेशों में भी बातें चल रही थी कि भारत कैसे लोकतंत्र को स्थापित करेगा, इतनी बड़ी आबादी है जो पढ़ी हुई नहीं है, देश अविकसित है या देश कह सकते हैं कि विकसित नहीं है। तो हमने क्या देखा, चुनाव सफल हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स इनका स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा या हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या कहा। हिंदुस्तान टाइम्स जो पत्रिका है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग, यानी आज तक हिस्ट्री में इतने बड़े लोकतंत्र का प्रयोग कहीं देखने को नहीं मिला। क्योंकि उस समय भारत में जब लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी तो जो मतदाता थे उनकी एक बहुत बड़ी संख्या थी, इस प्रकार की संख्या संसार के किसी भी देश में नहीं थी। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स इस बात को बताता है कि इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग हुआ है। उससे पहले आपने ऑर्गेनाइजर पत्रिका के स्टेटमेंट को पढ़ा होगा या फिर आपने एक दो स्टेटमेंट और पढ़े होंगे, लोग अलग अलग राय दे रहे थे कि ये तो क्या है, एक प्रकार का एक एडिटर ने कहा था, इंडियन एडिटर ने, कि ये तो एक प्रकार का गैम्बल है, यानी एक प्रकार का जुआ है, वो भी कैसा रे, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। उन सारे की सारी बातों पर हमारे चुनाव की सफलता ने, हमने तो सक्सेस पाई 1952 के चुनावों की, उस सक्सेस ने लोगों के जो आलोचना थी, जो टिप्पणियां थी, उसके जो संदेह हो रहे थे लोगों को, उस पर हमने क्या फेर दिया, पानी फेर दिया। तो किसको रे, सार्वभौमिक जो मताधिकार था, हमने महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार दिया था उसको, है ना, सबने उन चीजों ने क्या कर दिया, उन लोगों के मुंह बंद कर दिए। यानी उन लोगों को जो संदेह हो रहा था, वो लोग क्या बता रहे थे, जोखिम का सौदा बता रहे थे कि वयस्क मताधिकार एक प्रकार का जोखिम है, एक रिस्क है, यह गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहिए और अनपढ़ आबादी से लोकतंत्र की स्थापना नहीं करवानी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, लोकतंत्र स्थापित कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स और आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों ही बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, आपने पाठ्यक्रम में देखा होगा सिलेबस में, सीधा दिया गया है कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही या कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा। 1952, 1957, 1962, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। आप कहते हो कि ऐसे क्या क्या कारण थे जिन कारणों की वजह से तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस ने ही जीत दर्ज करी या कांग्रेस से एक बड़ी पार्टी के रूप में रही, वो कारण क्या क्या थे। उन कारणों को आप जानने के लिए, क्योंकि आगे जितने भी आपके चैप्टर आएंगे, अगर आप इस टॉपिक को समझ लोगे तो आगे के चैप्टर आपको और ज्यादा आसान लगेंगे। और हम जानते हैं कौन कौन से बिंदु है, उन बिंदुओं के माध्यम से अपने को पता चल रहा है कि कांग्रेस जो पार्टी है उसका प्रभुत्व चाहे स्टेट लेवल पे रहा हो, चाहे आपका नेशनल लेवल पे रहा हो, शुरुआत के तीनों ही आम चुनावों में हमेशा ही डोमिनेंस रूप में रहा है, यानी प्रभुत्व, यानी उसका वर्चस्व रहा है। तीनों तारीखें आपको याद रखनी है, तीनों साल आपको याद रखने हैं, 1952, 1957, 1952 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्या सवाल बन रहा है कि प्रथम आम चुनाव जो हुए थे उसका साल कौन सा है, 1952 है। उसके बाद में देखो आपने उससे पहले 1950 पढ़ा था, निर्वाचन आयोग की स्थापना। 1951 में आपकी पंचवर्षीय योजना आएगी और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1952 में आपका क्या आ रहा है, प्रथम आम चुनाव आपका आ रहा है। आओ, पहला पॉइंट तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, दूसरा पंडित नेहरू का चमत्कारिक और करिश्माई नेतृत्व। कांग्रेस पार्टी जो थी वो कैसी थी, सुव्यवस्थित थी और उसका ढांचा कहता था संगठनात्मक ढांचा था, क्योंकि इस पार्टी का एक कार्यक्रम था, एक एजेंडा था, साथ में मजबूत विपक्ष का अभाव था। सबसे अच्छा सवाल यहाँ से एफपीटीपी, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होता या पढ़ा हुआ होगा कि हम जो लोकसभा के और विधानसभा के जो चुनाव करवाते हैं उसमें हम कौन सी प्रणाली अपनाते हैं भारतीय संविधान में, तो आप कहते हो फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी आप इसकी फुल फॉर्म याद रखो, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसी की जीते
दर्ज होगी। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, उसके पास ज्यादा उम्मीदवार थे, तो इस प्रणाली की वजह से कांग्रेस ने क्या किया, तीनों ही आम चुनावों में सफलता अर्जित करने में आगे रही। कांग्रेस सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, उसमें विभिन्न प्रकार के जो विचारों के लोग थे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें हर वर्ग, हर धर्म में, हर जाति के लोग शामिल थे। गुटों में तालमेल व सहनशीलता, विभिन्न प्रकार के जो पार्टियां हैं उन पार्टियों की जड़ें कांग्रेस पार्टी में थी। क्योंकि वैचारिक गठबंधन है, सामाजिक गठबंधन है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, तो ये कुछ कारण थे तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली। देखो एक बार फिर से क्या क्या बन रहे हैं। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ, 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ। तीनों ही चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में आई, क्योंकि साफ साफ दिया है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। तो आपको याद रखना है उसके कारण क्या थे। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो नेशनल मूवमेंट थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या था, एक प्रकार से उसमें बहुत सारे लोग थे, तो उसकी विरासत किसको प्राप्त थी, कांग्रेस को थी। पंडित नेहरू है, हीरो वर्शिप की हम बात कर रहे थे, हीरो वर्शिप को देश की पतन और तानाशाह का जो प्रतीक बताया हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, कौन है, प्रारूप समिति के जो सदस्य कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि हीरो वर्शिप नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू का जो नेतृत्व था एक प्रकार से हीरो वर्शिप के रूप में था, या आप कह सकते हो कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा था सुव्यवस्थित था, संगठनात्मक था, क्योंकि एक कार्यक्रम, एक एजेंडा था, मजबूत विपक्ष का अभाव था। थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो सीपीआई पार्टी है उसने थोड़ा प्रयास जरूर किया था, लेकिन अन्य कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो एक प्रकार से विपक्ष हो या विपक्षी पार्टी हो। कांग्रेस खुद ही अपना आपका क्या थी, विपक्ष थी, ऐसा हम मान सकते हैं। ये सारे के सारी चीजें आपको अगर आप चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व है। अब देखो हमारे को कैसे पता लग रहा है कि सही में उसका प्रभुत्व था, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके वर्ष दिया हुआ है, यानी चुनाव का साल दिया गया है, यहाँ पे सीटें दी गई है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, सीपीआई को कितनी सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपका इस सारणी से भी सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चन आ सकता है या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कुल सीटें कितनी थी 489, कितनी सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई 364 और सीपीआई को 16। ऐसे ही साल 1957 में टोटल सीटें थी लोकसभा की 494, यहाँ पर भी कितनी है 494, 494 यानी 494 में कितनी प्राप्त हुई है 361, और यहाँ पर 371। अब यहाँ पर 27 और 20, आप इसको सारणी को एकदम से आप याद रखो कि 1952 में सीपीआई को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 16। आप ऐसे भी याद रख सकते हो 16, 27, 20 या 16, 27, 20। ऐसे ही आपको याद रखना है 1952 में कितनी लोकसभा सीटों पे चुनाव हुए थे 489, कांग्रेस को कितनी प्राप्त हुई 364, सीपीआई को 16। ऐसे 1957 में कुल सीटें 494, कांग्रेस को 371, सीपीआई को 27। 1962 में 494, कांग्रेस को 361 और सीपीआई को 20। और कांग्रेस को आप याद रखो 364, 371 और 361, 52, 57 और बस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हुई, या सीपीआई जो विपक्ष पार्टी थी उसको 16 सीटें प्राप्त हुई। आओ देखो, तो प्रारंभिक आम चुनाव थे जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी 1957 की हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, और केरल में 1957 में जो विधानसभा चुनाव थे उनमें अगर हम बात करें तो केरल कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे क्या था, प्रभुत्व था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ से कई बार एक एक नंबर के जो आपके मल्टीपल चॉइस आते हैं वहां से भी सवाल आपके पूछ लेते हैं। आप चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़िया बढ़िया आपके प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। CUET 2024 पॉलिटिकल साइंस में एक बार फिर से अपना परिचय दे रहा हूँ। पन्नाराम बावरी, राजनीति विज्ञान से ऑनर्स से 2017 पास आउट फ्रॉम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
वाराणसी से मैं पास आउट हूँ 2017। आपके साथ जुड़ा हूँ मैं ऑनलाइन ये सिलेबस लेके CUET का। अगर आप देश के बेहतर विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, JNU दिल्ली है, या फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय है, या अन्य कोई भी विश्वविद्यालय है, आजकल CUET के तहत वहाँ एडमिशन होता है। अगर आप राजनीति विज्ञान में करियर बनाना चाहते हो तो आप जरूर एज ए डोमेन सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का चयन करें और आप बेहतर तरीके से एक बेहतर विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेवे। आओ हम चर्चा करते हैं अपने पाठ्यक्रम के अगले बिंदु को। केरल में कम्युनिस्टों की जीत, यानी जो सेकेंड असेंबली इलेक्शन है मार्च 1957, आपको याद रखना है। उसमें अगर हम बात करें केरल की, तो केरल राज्य में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तो आज तक संसार भर में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकतांत्रिक तरीके से भारत में कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी। हाँ, याद रखना है, लोकतांत्रिक तरीका। आगे मैं समझाऊंगा आपको कैसे। कुल 126 सीटें थी, 60 सीटें कौन सी पार्टी को प्राप्त हुई? CPI को प्राप्त हुई। 5 निर्दलियों को लेकर राज्यपाल ने, वहां के बड़े नेता कौन थे? EMS नंबूद्रीपाद। कौन थे? EMS नंबूद्रीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया और ये वहां के क्या बने? CM बने। कौन है? EMS नंबूद्रीपाद वहां के CM बने। लोकतांत्रिक तरीके से CPI पहली बार सरकार बना पाई। 1959 में आर्टिकल 356 के तहत वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब देखो, बहुत अच्छा सवाल यहाँ से भी आ रहा है कि आप ये बताओ कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार बनी, उसके बाद में उस सरकार को बर्खास्त करने के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा? अनुच्छेद 356। तो सवाल ऐसे भी बनता है, इस आर्टिकल का प्रयोग कब किया जाता है? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। कौन सा तंत्र है? थोड़ा सा के हेल्थ इश्यू है, तबीयत थोड़ी सी के नाजुक है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर देने का, मैं आपके साथ जुड़ने का। आपका समय बर्बाद नहीं हो, आप लगातार पाठ्यक्रम से जुड़े रहे, आप पढ़ते रहे। तो हो सकता है गले में थोड़ी सी खराश जरूर है, फिर भी आपके साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं केरल में कम्युनिस्टों की जीत की। सेकेंड जो विधानसभा चुनाव है 1957 पे, तो वहां पर केरल में कुल 126 सीटें हैं। 126 सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई है उस पार्टी को? 60 सीटें। कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 60 सीटें। 5 निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर उसने सरकार बनाई और वहां के जो मुख्यमंत्री बने कौन है? EMS नंबूद्रीपाद। पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता कौन थे, तो आप कह सकते हो EMS नंबूद्रीपाद, जो वहां के मुख्यमंत्री बने केरल के। लोकतांत्रिक तरीके से किसकी सरकार बनी पहली बार? CPI की। तो सवाल यहां से बन रहा है कि फिर उस सरकार को 2 साल बाद ही 1959 में आर्टिकल 356 के तहत कौन से शासन के तहत बर्खास्त कर दिया गया? राष्ट्रपति शासन। इस PPT की अगर बात करूं, मैं इस स्लाइड की अगर बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो सवाल बन रहा है, कुल सीटें 126, दूसरा बन रहा है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है। तीसरा सवाल बन रहा है कब? 359। और एक सवाल ऐसा बन रहा है कि कौन से ऐसे चुनाव थे विधानसभा के जिसमें केरल में CPI की सरकार बनी? 1957 दूसरा विधानसभा चुनाव। चाहो तो आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तक हमने बातें कर ली कि लोकतंत्र जो है उसको स्थापित करने के लिए बड़ी प्रयास हमने करे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, फिर भी हमने देखा कि वन पार्टी जो डोमिनेंस था, एक पार्टी का जो प्रभुत्व था, कांग्रेस लगातार 3 जो आम चुनाव थे उसमें सफलता पा रही है, एक बड़ी पार्टी बन रही है। 494 आपने सीटें देखी। मतदान के बदलते तरीके, अब देखो हम 3 बातें यहाँ पे करेंगे। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आपके बढ़िया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रथम और जो द्वितीय यानी पहला और जो दूसरा आम चुनाव था 1952 और 1957 का, उसमें क्या देखने को मिला? उसमें हमने देखा कि जो मतदान का तरीका था वो कैसा था? उसमें बहुत सारी मतदान पेटियां रखी जाती थी और मतदान पेटियों पर उम्मीदवारों की संख्या, उनके नाम, चुनाव चिन्ह, इसके अलावा खाली मतपत्र द्वारा मतदान होता था। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी पेटियां होती थी, पेटी नंबर 1, पेटी नंबर 2, पेटी नंबर 3, 4, और उनके ऊपर उम्मीदवार का नाम लिखा रहता था, साथ में उसका चुनाव चिन्ह लिखा रहता था।
उसके बाद में उसके ऐसा हम मान सकते हैं कि ये जो पद्धति थी जो हमने 1952 और 1957 के चुनाव में हमने देखी, उसमें मतदान के लिए जो व्यक्ति मत देने आता यानी जो मतदाता होता उसको एक खाली मतपत्र दिया जाता। कैसा मतपत्र दिया जाता? उसको एक खाली मतपत्र दिया जाता और उस खाली मतपत्र के माध्यम से वो क्या करता, जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता था वो मतपत्र उस पेटी में डाल देता। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये कितनी कठिन प्रोसेस है, बहुत सारी मतपेटियां वहां पर आपको लानी पड़ रही है। मतपेटियों के अलावा आप ये देख रहे हो कि उनके अंदर बहुत सारी जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को आपको लिखना पड़ रहा है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी जो रहेगा उन सभी चीजों की निगरानी करेगा। 2 नंबर पे जो हमने देखा 1962 से 90 तक जो व्यवस्था थी उसमें हमने क्या देखा, एक ही मतपेटी होती थी। एक ही मतपेटी कौन से चुनाव की विशेषता है? 1952 से 1990 का जो टाइम पीरियड है। बैलेट पत्र के द्वारा क्या होता था? चुनाव होता था। मत पत्र द्वारा चुनाव होता था। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता था कि ऐसे मान लो कि क्या बना होता था, एक उम्मीदवार का यहाँ पे नाम बना होता था और यहाँ पर उसका चुनाव चिन्ह होता और उसके सामने मुहर लगाकर एक ही पेटी में यहाँ पर मोहर लग जाती और मोहर लगा के एक ही पेटी में जो भी उम्मीदवार जिसको वोट दे रहा था उस पेटी में डाल देते। यानी एक ही मत पेटी कौन सी चुनाव की विशेषता है? 1962 से 1990 तक ये प्रणाली थी। ऊपर कौन सी प्रणाली थी? बहुत सारी मतपेटियों का होना। और तीसरी जो हम देख रहे हैं मतदान के जो तरीके हैं यानी जो चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग 1990 के बाद में किसका प्रयोग आ गया? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ सकता है। ऐसा कि हमने कब के चुनावों में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया था? तो हम कह सकते हैं 1990 के बाद में हमने किसका प्रयोग किया? ईवीएम का प्रयोग किया। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऊपर आपने देखा एक ही मतपेटी कौन सी चुनाव की विशेषता है? 1962 की। बहुत सारी मतपेटियां 1952 और 1957 हो सकती है। वापस गए तो एक ही मतपेटी, उसके अंदर ही आप क्या करते हो? अपना मतपत्र डालते हो, बैलेट मतपत्र डालते हो। 1962 से 1990 ईवीएम का प्रयोग 1990 के बाद। हाँ, ऐसा आ सकता है मतदान के जो तरीके थे वो क्या क्या थे। यहां से भी आपको देखो मिलान वाले दिए गए हैं तो आप इनको याद रखो कि नेहरू मंत्रिमंडल में कौन क्या था। तो सबसे पहले तो आता है शिक्षा मंत्री कौन था? तो शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि संचार और खाद्य मंत्री, कानून मंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कृषि संचार और खाद्य मंत्री अगर आपको कोई पूछ ले, रफी अहमद किदवई। स्वास्थ्य मंत्री अगर आपको कोई पूछ ले, राजकुमारी अमृत कौर। कौन है? राजकुमारी। यानी हेल्थ आपका मिनिस्टर कौन हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम हो जाएंगे आपके एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसे ही हेल्थ मिनिस्टर आपका हो जाएगा या हो जाएगी राजकुमारी अमृत कौर। कृषि संचार और खाद्य मंत्री हो जाएंगे रफी अहमद किदवई। कानून मंत्री हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। फिर से आप देखो नेहरू मंत्रिमंडल में कौन क्या था? शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, कृषि संचार और खाद्य मंत्री रफी अहमद किदवई, कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर 1891 1956। यहाँ से भी देखो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपके बन रहे हैं। तो आप देखो कि उनके बारे में क्या आ सकता है कि जो ड्राफ्ट कमेटी है यानी प्रारूप समिति का संबंध किससे है? भीमराव अम्बेडकर से है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी फाउंडर कौन हो जाएंगे? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। शेड्यूल्ड कास्टेड फेडरेशन जो था उसका संबंध किससे है? भीमराव अम्बेडकर से है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्मेशन यानी इसके जो योजनाकार है इंडिया फॉर्मेशन के वो कौन हो जाएंगे? आपके भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। आज की कक्षा में आपने देखा कि किस तरह से वन पार्टी डोमिनेंस हुआ, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे आपका नेशनल लेवल पे हो। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस की जीत रही और उस जीत के तरीके क्या थे, कारण क्या था उसका आगे वाली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो आपका मेजर जो पार्टीज है, अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, ओपोजिशन पार्टीज है, उनकी क्या भूमिका थी हमारे लोकतंत्र में। आओ एक बार फिर से हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा।
आज की इस कक्षा में हमने देखा एक दल के प्रभुत्व का दौर। आपने देखा लोकतंत्र को स्थापित करने में हमारे को जो समस्या देखने को मिली, चाहे मतभेद हो, कठिन परिस्थितियां हो, या जो नए देश आजाद हुए थे वहां पर अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, फिर भी हमने किसके ऊपर ध्यान दिया? राष्ट्रीय एकता पे ध्यान दिया। कठिन रास्ता था लोकतंत्र का। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। वहां पे संविधान की अंतिम बैठक हुई। ऐसे करते करते हमने देखा निर्वाचन आयोग को देखा, अपने मतदाता दिवस को देखा। चुनाव एक मुश्किल कार्य है। प्रथम चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन है। आर्टिकल 326 के तहत आपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है, महिलाओं को अधिकार दिया है। उसके बाद में चुनाव के बारे में राय आपने देखी, इंडियन एडिटर की देखी। ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी, इसको आप थोड़ा सा आके करेक्शन कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाय मिस्टेक ये ऑर्गेनाइजर है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका है। उसने क्या कहा कि नेहरू खुद देख लेंगे जीते जी कि यहाँ पर लोकतंत्र जो आपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज सिस्टम आपने अपनाया है, ये आपके लिए एक प्रकार की असफलता है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रारंभ करने में क्या क्या टॉपिक देखे, ऐसे करते करते आपने सारी बातें जान ली। चुनाव सफल हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स का क्या स्टेटमेंट है। ऐसे करते करते प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा, उसके कारण क्या थे? बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन रहा था। एफपीटीपी जो प्रणाली थी, इसकी वजह से कांग्रेस से पार्टी आ गई। और इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा क्या है? कंप्लीट। हम बात करते हैं कल अगली जो हमारी कक्षा होनी है, उसमें हम पढ़ेंगे मेजर जो अपोजिशन पार्टीज है, उनकी भारतीय राजनीति में क्या भूमिका रही। आज के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस डिजिटल कार्यक्रम से जुड़े रहे, लगातार अपनी कक्षाओं को लेते रहे। CUET 2024 में सफलता अर्जित करने के लिए मैं आपके साथ पन्नाराम बावरी, राजनीति विज्ञान